हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डू द चैप्टर नंबर 1 which is tracing changes through 8,000 years of NCERT book for class 7th history. So let's begin. So at the beginning of this lesson we can see a map over here. This map is of India. Okay, so now coming and let's read this detail about this chapter. So let's begin. So take a look at map 1 and map 1 was made in 1154 CE by a Arab geographer. मतलब जो हमारा मैप नंबर 1 है वो कब बना है? 1154 CE में बना है। किसके द्वारा? अरब जोग्राफर AI इड्रिसी के द्वारा. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. Map 2 was made in 1720 S by a French cartographer. जो मैप 2 है हमारा वो कब बना है? 1720 S में बना है. किसके द्वारा? फ्रेंच cartographer के द्वारा. So the two maps are quite different even though they are of same area. मतलब ये जो है, ये दोनों दो मैप है, इसमें जो एक क्वाइट डिफरेंट है और सेम किसका? सेम एरिया का. इन AI इड्रिसी मैप साउथ इंडिया is what would be expect to find North India and the Sri Lanka is a island at the top. Place names are marked in the Arabic. इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? मतलब जो हमारा ये वाला मैप है which we can see over here, इसमें क्या कह रहा है? इसमें पहली बात कि जो हमारा इंडिया है, हमारा जो इंडिया का जो साउथ पार्ट है, कौन सा पार्ट? साउथ पार्ट, वो इसने दिखाया गया है नॉर्थ में. ये हमारा श्रीलंका है, ठीक है, इसको इसने नॉर्थ में दिखा रखा है. हमारा श्रीलंका है उसको इसने नॉर्थ में दिखा रखा है. और जो हमारा JSK मीन हमारा हो गया एज यू नो डेट जम्मू एंड कश्मीर, उसको किस में दिखाया गया है? साउथ में दिखाया गया है, ठीक है. तो इस पहली बात जो ये मैप है ये क्या है? पूरा का पूरा उल्टा है. और दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये जो है ये पूरा अरबिक लैंग्वेज में. कौन सी लैंग्वेज में है? अरबिक लैंग्वेज में है. तो डिफरेंस हमको समझ आ गया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज विच इज, नाउ लेट्स दिस इंफॉर्मेशन. इसमें क्या कह रहा है? एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप एज क्यूनौज. मैप 2 was made in nearby 600 years after map 1. अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें जो ये कन्नौज वर्ड है, ये उत्तर प्रदेश का एक सिटी है, एक जगह है, ठीक है, जिसको अभी तो हम लोग कन्नौज बोलते हैं, लेकिन इस मैप में मीन हमारा मैप नंबर जो 2 है इसमें इसको कुछ क्यूनौज नाम से, मतलब जो हमारा के है उसको हम लोग उसको क्यों दिखाया गया है. तो हमको डिफरेंस समझ आ गया कि वर्ड की स्पेलिंग जो है वो हमारी चेंज कर दी गई है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज, during which time information about this subcontinent has been changed considerably. This map seems more familiar to us and the coastal areas in the particular and surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyages. अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें हमारा ये कह रहा है कि ये वाला जो मैप था, जो हमारे दोनों मैप बनाए गए हैं, ये जो हमारे दोनों के दोनों मैप है, मतलब जो हमारा मैप नंबर 1 है एंड 2 है, ये किस लिए बनाए गए थे? किसी वजह से बनाए गए होंगे ना. तो ये इसीलिए बनाए थे क्योंकि जो यूरोपियन सेलर्स थे, जो हमारे यूरोपियन सेलर्स थे, मर्चेंट्स थे, और उनके जो वोजेस थे उनको ज़रूरत पड़ती थी. क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है. वो रीज़न ये है कि यूरोप में क्या था? मसालों की बहुत डिमांड थी, और जो हमारे स्पाइस थे, मतलब जो हमारे मसाले थे, वो सिर्फ कहाँ मिलते थे? वो सिर्फ मिलते थे हमारे इंडिया में, ठीक है. तो जो स्पाइस है वो हमारे इंडिया में मिलेंगे. तो सिंपल सी बात है, अगर डिमांड होगी तो वो कहाँ आएंगे? वो इंडिया में ही आएंगे, ठीक है. तो इसलिए क्या करते थे? जो यूरोपियन सेलर्स थे हमारे, वो इंडिया के
ट्रेड करते थे हमसे, तो उनको अगर कहीं पे भी हम लोग ट्रैवल करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमको मैप की ज़रूरत पड़ेगी उसके डायरेक्शंस देखने के लिए. तो देयर आर सो. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, which is equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods. When historians read documents, map, text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. अब इसमें क्या कहा गया है, ये जो था मतलब ये जो equally important था फैक्ट किसके बारे में, कार्टोग्राफी के बारे में. इन दोनों पीरियड में वो क्या था, जब हिस्टोरियंस किसी भी डॉक्यूमेंट्स, मैप, टेक्स्ट वगैरह को रीड करते हैं, वो उसके लिए बहुत ही सेंसिटिव था, बहुत ही डिफरेंट था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, कंटेक्स्ट से. मतलब हम पहले ही, जैसे कि हमको पता है कि इंडिया में पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी, पहले इंडिया में हमारी जस्ट अ सेकेंड, इंडिया में हमारी बोली जाती थी संस्कृत, अब बोली जाती है हिंदी, है ना. तो डिफरेंट है ना. जो पहले के ज़माने हो गए जब हमको संस्कृत नहीं पता थी, मतलब जब जो हिस्टोरियंस थे, जो वो नहीं जानते थे कि जो संस्कृत है वो क्या होता था, तो वो क्या करते थे, उनको बहुत ही डिफ़िकल्टी होती थी उसके बारे में जानने के लिए, उनके कंटेक्स्ट को जानने के लिए, उनके बैकग्राउंड को जानने के लिए. दिस आर सो. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, विच इज़ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं. If the context in which information is produced change with the time, what about language and the meaning? Historical records exist in a variety of language which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, the different from the modern Persian. The difference is just not with regard to a grammar, vocabulary and the meaning of words. अब इस पूरे पैराग्राफ में क्या कह रहा है, सॉरी, इस पूरे पार्ट में क्या कह रहा है, इस पूरे पार्ट में ये बताया गया है कि जो मेडाइवल पर्शियन था और जो मॉडर्न पर्शियन, उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या हमारा डिफरेंस है. वो डिफरेंस ये है कि जो हमारे ग्रामर है और जो वोकैबलरी, जो हमारे ग्रामर है और जो वोकैबलरी हैं वो क्या हो गई हैं, चेंज हो गई है. क्या अगर चेंज नहीं है तो क्या हुई है, अगर जो चेंज नहीं हुई है वो क्या हुई है, हमारी मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड देयर ओवरराइटिंग. मतलब क्या चेंज नहीं हुआ है, हमारा मीनिंग किसका, वर्ड का. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, विच इज़ टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल. इसमें क्या कहा गया है कि हिंदुस्तान को क्या लो, एक एग्जाम्पल लो. टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न नेशनल स्टेट. व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th century by Minhaj-e-Siraj, a chronicler who wrote in Persian. अब इसमें क्या कहा गया है, जो हिंदुस्तान था एक एग्जाम्पल लिया गया, उसको हम लोग हिंदुस्तान को पहले क्या बोलते थे, इंडिया बोलते थे. ठीक है, जो अब के ज़माने में क्या है, एक मॉडर्न नेशनल स्टेट है. वो जो ये वर्ड जो है, मतलब ये जो इंडिया वर्ड है, ये किसके द्वारा यूज़ किया था, कब किया गया था, ये यूज़ किया गया था 13th century में. किसके द्वारा, मिनाज-ई-सिराज के द्वारा, जो क्या थे, एक क्रॉनिकलर थे, जो किस में लिखते थे इस चीज़ को, किस में लिखा था इन्होंने इसको, पर्शियन में लिखा था. He meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. He used in the term a political sense for land and were a part of dominion of Delhi Sultanate. The area included this term with the shipped extent of the Delhi Sultanate, but the term never included South India. अब इस पूरे पैराग्राफ में मतलब हमारा पंजाब से लेके साउथ इंडिया तक में क्या कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि जो पंजाब और हरियाणा था का जो लैंड था, मतलब गंगा और यमुना, वो यहाँ यूज़ करा गया था पॉलिटिकल सेंस ऑफ फॉर लैंड्स, पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत. जो किसका पार्ट था, एक दिल्ली सल्तनत का पार्ट था. मतलब जो हमारा पंजाब है, हरियाणा है वो, और जो हमारा गंगा और यमुना है, ये किस में थे, सारे दिल्ली सल्तनत में थे. ठीक है. सो द एरियाज इंक्लूडेड दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत बाय सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड द साउथ इंडिया. अब इसमें क्या कहा गया है, जो हमारा साउथ इंडिया था, जो हमारा
साउथ इंडिया था वो सल्तनत में, मतलब इस सल्तनत में वो नहीं आता था. बाय कंस्ट्रक्ट इन द earlier 16th century the Baburs Hindustan to describe the geography, the fauna and the cultural inhabitants of the subcontinent. मतलब बाबर जो बाबर थे उन्होंने 16th सेंचुरी में हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया. द फौना एंड द कल्चर इनहैबिटेड सबटेन, फौना मत प्लांट्स, और किसका फौना का कल्चर जो किस में था, इनहैबिटेड में था, किसमें, सब कॉन्टिनेंट में. एज वी सी earlier in the chapter, this was somewhat similar to the way of 14th century poet Amar Kharasu used the word Hind. While the idea of geographical and the culture entirely like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and the national meanings which is associated with today. मतलब इसमें क्या कहा गया है, 14th सेंचुरी में अमीर खासू के द्वारा ये वर्ड हिंद यूज़ किया गया था, जो किसको डिस्क्राइब करता है, इंडिया को डिस्क्राइब करता है. Okay, so coming to the next, which is historians today have a careful about this term used, but because they mean the different things in the past. Take for example, a simple term like foreigner is in used today mean to someone who is not an Indian. In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared the same in the given village, someone who was not a part of a society or culture. In the Hindi term, the Pardeshi might be used to describe such person. In Persian, Ajnabi, a city dweller, therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner. But two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religion in the caste background. मतलब अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग जो हमारे फॉरेनर्स होते हैं, फॉरेनर्स हम लोग किसको कहते हैं, जो हमारे जो वो लोग जो दूसरी कंट्री से आए हों, हम लोग उनको फॉरेनर्स बोलते हैं. लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, जो विलेज से, जो अलग विलेज से, मतलब जैसे कि ये मेरा विलेज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा विलेज है और ये किसी और का विलेज है. अगर कोई इस विलेज का आदमी, अगर कोई इस विलेज का आदमी इस विलेज में आता है तो वो क्या कहलाएगा, वो फॉरेनर कहलाएगा. ठीक है, क्लियर. सो और उसको हिंदी वर्ड में क्या कहा जाता था, अजनबी कहा जाता था. सो ये था हमारा और जो हमारा हिस्टोरियंस थे, जो हमारे हिस्टोरियंस थे, उनको बहुत ही केयरफुल लेना था इस टर्म के बारे में, क्योंकि हमको नहीं पता कि पास्ट में क्या हुआ था. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. सो तब तक के लिए बाय बाय. हमारा ये नेक्स्ट वीडियो आएगा इस चैप्टर का. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा. तब तक के लिए बाय बाय.